ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम लोग परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ रहे थे। नहीं, तो पहले परमाणु त्रिज्या के बारे में आपको बताया गया था कि परमाणु त्रिज्या का जो शुरू शुरू में जो परिभाषा आया, वो परिभाषा हम लोग का आया था कि किसी भी परमाणु में नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्ष की जो दूरी होती है, उसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा के आधार पर परमाणु त्रिज्या को एक्यूरेसी के साथ निकाल पाना संभव नहीं था। इस परिभाषा के आधार पर परमाणु त्रिज्या को परिभाषित करने में या परमाणु त्रिज्या का मान निकालने में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी। नहीं, जिन कठिनाइयों के बारे में आपको मैंने कल बताया था। ठीक है, अब ये परेशानियां नहीं आए, इसके लिए हम लोग को परमाणु त्रिज्या को अलग तरीके से परिभाषित किया गया। ठीक है, परमाणु त्रिज्या को धातु और अधातु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। नहीं, जो हम लोग बता रहे थे, एक था हम लोग का कोवैलेंट रेडियस, सहभाजन त्रिज्या। एक हम लोगों का आया था वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल त्रिज्या। और एक हम लोग का था मेटालिक रेडियस, जिसको धात्विक त्रिज्या हम लोग कह रहे थे। ठीक है, तो 3 तरह का रेडियस हम लोग को पढ़ना था, जिसमें सबसे पहला रेडियस आपको हम पढ़ाए थे, नहीं, कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस के लिए हम लोग उसका परिभाषा बताए थे। नहीं, बोलिए सर, कोवैलेंट रेडियस का क्या परिभाषा बताए थे? बिल्कुल सही है, बैठिए। हम लोग को बताया गया था, सहभाजन त्रिज्या के लिए बताया गया था कि 2 समान परमाणु जिनके बीच में सहभाजन आबंध बना हुआ हो, उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के केंद्रों के बीच की दूरी की आधी दूरी कोवैलेंट रेडियस यानी कि सहभाजन त्रिज्या कहलाती है, ये कहा गया था। अब ये कहा गया कि दोनों परमाणुओं के बीच में सहभाजन आबंध उपस्थित होना चाहिए, ऐसा बोला गया था। तो सहभाजन आबंध उपस्थित होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों परमाणु होंगे, ये धातु होंगे कि अधातु? अधातु। इसीलिए ऐसा बोला गया कि सहभाजन त्रिज्या जो है ये मुख्य रूप से अधातुओं के लिए परिभाषित है, ऐसा बोला गया था। ठीक है, तो ये हम लोग बताए थे। अब अगला हम लोगों को देखा जाए तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग कुछ दिए थे आपको। नहीं, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिए थे, H2 का, आपको Cl2 का एग्जाम्पल दिए थे, जिसमें बॉन्ड लेंथ का वैल्यू दिया रहता था। उस बॉन्ड लेंथ के वैल्यू को हम आधा कर दे रहे थे, तो हम लोग को परमाणु त्रिज्या का मान निकल जा रहा था। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन था, इसमें दिक्कत क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए दिक्कत नहीं आ रहा है कि हमको इस त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए अणु में से परमाणु को अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है क्या? अनुरूप में ही H2 को H2 के रूप में ही ले लेना है और दोनों नाभिकों के बीच के दूरी का आधा दूरी कर देना है, तो आपको परमाणु अलग नहीं करना पड़ रहा है। एक ये फायदा था। दूसरा ये है कि यहां पर आप ले क्या रहे हैं, 2 नाभिकों के बीच के दूरी का आधा दूरी। और किसी भी अणु में या परमाणु में नाभिकों का जो स्थान होता है वो फिक्स होता है कि वो चेंजेबल रहता है, इलेक्ट्रॉन की तरह फिक्स रहता है। नहीं, आप जो परमाणु त्रिज्या पढ़ रहे थे, ध्यान रखना है, तो उसमें हम लोग यहां पर ऐसे ले रहे हैं, ये एक परमाणु हो गया, यहां पर एक दूसरा परमाणु हो गया। नहीं, और इन दोनों के नाभिकों के बीच का दूरी, यही जो दूरी है जो d माना गया, नहीं, नाभिकों के बीच का दूरी, अगर रेडियस निकालना है तो क्या करना है, d/2। तो क्या ये नाभिकों का जो स्थान है ये भी बदलता रहता है क्या? ये नहीं बदलता है। तो यहां से जो त्रिज्या का मान आएगा वो चेंजेबल होगा कि फिक्स होगा? फिक्स होगा। इसलिए ये डेफिनेशन जो है वो सही है। ये डेफिनेशन जो है क्या है, सही है। इलेक्ट्रॉन वाले केस में क्यों गलत हो रहा था? जो पहला परिभाषा था उसमें हम लोग बोल रहे थे कि ये नाभिक है, नहीं, और नाभिक के बाहर मान लो ये बाहरी कक्ष है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसी को त्रिज्या कह रहे थे। तो ये परिभाषा क्या हो गया, गलत। क्योंकि कक्ष में इलेक्ट्रॉन का स्थान निश्चित नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन का स्थान कभी यहां पर है, कभी इसके आगे भी हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है। बात समझ आ रहा है? तो इस कारण से ये परिभाषा गलत हो गया, लेकिन ये परिभाषा सही है। इतना में दिक्कत है। फिर हम लोग पढ़े थे वंडरवाल
रेडियस के बारे में पढ़ना शुरू करने वाले थे, तो उसके लिए पहले हम बताए थे कि वैन डर वाल आकर्षण बल किसे कहते हैं, ऐसा बताया गया था। नहीं तो बताएंगे हम लोगों को, बोलिए सर। हाँ, कल आए थे ना, कल आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। वैन डर वाल आकर्षण बल, बैठिए। चलिए सर, वैन डर वाल आकर्षण बल के बारे में कल कुछ बताए थे। क्या कर रहे हैं, बर्बाद जाइएगा ऐसे करिएगा तो। बैठिए। चलिए सर, वैन डर वाल आकर्षण बल के बारे में थोड़ा सा बताए थे। बैठिए। ये सब कहाँ, वैन डर वाल रेडियस हम नहीं पूछ रहे हैं, वो तो हम पढ़ाई नहीं अभी। हम आपसे पूछ रहे हैं वैन डर वाल आकर्षण बल, तो आप बोले पहला लाइन सही है कि वैन डर वाल आकर्षण बल एक कमजोर प्रकृति का आकर्षण बल है। इसके बाद बोलिए। बैठिए। चलिए बैठिए तो, अब कौन बताएंगे? देखिए हम लोग क्लास के सबसे तेज विद्यार्थी। चलिए सर, वैन डर वाल आकर्षण बल के बारे में। ये बोलना बड़ा जरूरी है। नहीं, कि वैन डर वाल आकर्षण बल जो है, दो पदार्थों के बीच में वैन डर वाल आकर्षण बल कैसे लगता है? जैसे आकर्षण बल का कोई ना कोई कारण होता होगा। नहीं, जैसे आप बोलते हो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में आकर्षण बल लगता है, तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तो हर एक आकर्षण बल का नाम होता है ना भाई। तो वैसे ही यहाँ पर अगर दो पदार्थों के बीच में उनके मास के कारण या पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को ही वैन डर वाल आकर्षण बल कहते हैं। ये बोलना बड़ा जरूरी है। नहीं, कमजोर प्रकृति का है तो काहे कमजोर प्रकृति का है भाई? क्योंकि मास के कारण लगता है, और मास के कारण हर एक आकर्षण बल क्या होती है? कम होती है, कमजोर होती है। बैठिए। तो ये ध्यान रखना है। चलो, तो वैन डर वाल आकर्षण बल के बारे में हम आपको बता दिए थे। अब वैन डर वाल आकर्षण बल, अब हम लोग को पढ़ना है वैन डर वाल त्रिज्या। क्या पढ़ना है हम लोग को? वैन डर वाल त्रिज्या। नहीं तो सोचो कि अगर दो परमाणुओं के बीच में वैन डर वाल आकर्षण बल लग रहा है, वैन डर वाल आकर्षण बल लग रहा है, तो क्या इस आकर्षण बल के कारण दो परमाणुओं के बीच में आबंध का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता है। ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर प्रकृति का आकर्षण बल है। इस आकर्षण बल के कारण दो परमाणु आपस में चिपक नहीं सकते हैं। नहीं, इस आकर्षण बल के कारण दो परमाणु आपस में चिपक नहीं सकते हैं। ध्यान रखना है। तो वैन डर वाल आकर्षण बल के कारण दो परमाणुओं के बीच में आबंध का निर्माण नहीं होता है। आकर्षण बल लग रहा है, नहीं ठीक है, लेकिन उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए, दोनों आपस में चिपक जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि अच्छा, तो वैन डर वाल त्रिज्या परिभाषित किसके लिए होगा? नहीं, यानी कि वैसे परमाणुओं के लिए वैन डर वाल त्रिज्या परिभाषित होगा जो परमाणु आबंध का निर्माण नहीं करते हैं, उनके लिए ही परिभाषित होगा। क्योंकि अगर हम एक अधातु को दूसरे अधातु के नजदीक लाते हैं, तब तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजी आबंध बना लेते हैं। अगर हम एक धातु को दूसरे धातु के नजदीक लाते हैं तो उनके बीच में धात्विक आबंध बनने लगता है। नहीं, तो वैन डर वाल त्रिज्या, अब धात्विक आबंध जिनके बीच में बनेगा उनके लिए धात्विक त्रिज्या परिभाषित होगा। जिनके बीच में सहसंयोजी आबंध बनेगा उनके लिए सहसंयोजी त्रिज्या परिभाषित होगा। नहीं, अब वैन डर वाल त्रिज्या किसके लिए परिभाषित होगा? तो जो परमाणु आबंध का निर्माण नहीं करते हैं। तो आवर्त सारणी में आबंध का निर्माण कौन नहीं करते हैं? अक्रिय गैस, इनर्ट गैस।
नहीं, तो इनर्ट गैस जो है ये आबंध का निर्माण नहीं करते हैं। नहीं, तो अब अक्रिय परमाणु जो हैं, अक्रिय परमाणु की त्रिज्या को कैसे परिभाषित करेंगे? नहीं, तो दो अक्रिय परमाणु, दो समान अक्रिय परमाणु, दो समान, ध्यान रखना है त्रिज्या के लिए हमेशा समान होना जरूरी है, नहीं तो एगो बड़का परमाणु एगो छोटका परमाणु ले लेंगे, काम घबरा जाएगा। तो आपको दो समान अक्रिय परमाणु ले लेना है, नहीं, और उन दोनों परमाणुओं को उतना नजदीक ला देना है कि उनके बीच में वॉन डर वाल आकर्षण बल लगने लगे। बात समझ आ रहा है? जैसे दो आवेश हैं, आपको पता है कि धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में आकर्षण बल लगता है, लेकिन एगो ऋण आवेश को कलकत्ता रखें, आयोग को बंबई रखें, तो आकर्षण बल लगेगा? आकर्षण बल लगने के लिए जरूरी है कि धन आवेश और ऋण आवेश को भी एक खास दूरी पर नजदीक लाना पड़ेगा, तबे आकर्षण बल या विकर्षण बल फील होता है। बात समझ में आ रहा है? तो दो परमाणुओं के बीच में वॉन डर वाल आकर्षण बल लगने लगे, इतना नजदीक लाकर उनको रख देना है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? दो समान अक्रिय परमाणु, ठीक है, उन दोनों को उतना नजदीक ला के रख दीजिए कि उन दोनों के बीच में वॉन डर वाल आकर्षण बल लगने लगे। अब उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच के दूरी का आधा दूरी कर दीजिए, वही आपका होगा वॉन डर वाल त्रिज्या। मेरी बात समझ में आई? नहीं, तो उसी बात को हम लोग को यहां से बताया जा रहा है। चलो देखते हैं, हम लोग वॉन डर वाल त्रिज्या हम लोग पढ़े होंगे इसमें। चलो यहीं पर हम लोग थे, वॉन डर वाल रेडियस। नहीं, तो वॉन डर वाल रेडियस, वॉन डर वाल त्रिज्या, तो यहां पे लिख रहा है पहले कि यह त्रिज्या दो तरीकों से परिभाषित होगी, यानी इस त्रिज्या को परिभाषित करने का दो तरीका होगा। पहला एक परमाणु के केस में परिभाषित होगा और दूसरा अणु के केस में परिभाषित होगा। नहीं, तो परमाणु के केस में कब परिभाषित होगा? जब हम अक्रिय गैस लेंगे, जैसे हीलियम परमाणु अवस्था में ही पाया जाता है, हीलियम अणु अवस्था में नहीं पाया जाता है। काहे? कि हीलियम अक्रिय परमाणु है, वो दूसरे परमाणु से अभिक्रिया नहीं करता है। नियॉन परमाणु अवस्था में ही पाया जाता है, वो दूसरे परमाणु से अभिक्रिया नहीं करता है। नहीं, तो अक्रिय गैसों का परमाणु पर, अक्रिय गैस जो है या अक्रिय परमाणु जो है, इनका परमाणु त्रिज्या परिभाषित करने के लिए ही वॉन डर वाल त्रिज्या आया। ठीक है, चलो तो अब यहां से हम देख रहे हैं, पहले लिखा हुआ है तरीका नंबर 1, इन केस ऑफ एटम्स। नहीं, तो जब भी हम यहाँ पे लिखे इन केस ऑफ एटम्स, तो एटम्स में यहाँ पे कौन से एटम? अक्रिय परमाणु। कौन से परमाणु लेंगे? अक्रिय परमाणु। और अक्रिय परमाणु किस वर्ग में रहते हैं जी? ग्रुप 8A। कौन कौन है? रेडॉन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि रेडियो सक्रिय में आने लगता है। नहीं, तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन, ये लोग जो हैं इनके लिए ही वॉन डर वाल त्रिज्या परिभाषित होता है, क्योंकि ये परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध या अपने परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध नहीं बनाते हैं या धात्विक आबंध नहीं बनाते हैं। ठीक, पहला बात। अब ध्यान रखना है यहां पर, पहले हम लोग पढ़ रहे उसके बाद और आगे से पढ़ेंगे और पॉइंट देखा जाए क्या लिख रहा है। दो समान परमाणु, अब यहां परमाणु बोलेगा मतलब कौन सा, क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलिए, दो समान परमाणु जिनके बीच कोई आबंध उपस्थित नहीं हो, ध्यान रखना हो, दो समान परमाणु जिनके बीच कोई आबंध उपस्थित नहीं हो, यानी कि ना ही सहसंयोजी आबंध उपस्थित हो और ना ही धात्विक आबंध उपस्थित हो। ठीक है, सिर्फ वॉन डर वाल आकर्षण बल उपस्थित हो, यानी दो समान परमाणु जिनके बीच में कोई बॉन्ड उपस्थित नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है, वॉन डर वाल आकर्षण बल उपस्थित हो। ठीक है, उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी की आधी दूरी वॉन डर वाल त्रिज्या कहलाती है। मेरी बात समझ में आई? किसी को दिक्कत है? नहीं, तो पहला कोई पूछता है कि वॉन डर वाल त्रिज्या किसके लिए परिभाषित है? मुख्यतः, तो मुख्यतः अक्रिय परमाणुओं के लिए परिभाषित है। नहीं, अक्रिय परमाणुओं के लिए क्यों परिभाषित है? क्योंकि वॉन डर वाल आकर्षण बल के कारण आबंध का निर्माण नहीं होता है, और आवर्त सारणी में आबंध नहीं बनाने वाले कौन से परमाणु हैं? अक्रिय परमाणु। तो इसीलिए उन्हीं के लिए वॉन डर वाल त्रिज्या परिभाषित है। मेरा बात दिमाग में जा रहा है? ठीक है, चलो
क्या परिभाषा हुआ, तो हम लोग फिर वही परिभाषा है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे वहां बोलते थे सहभाजन त्रिज्या में कि दो समान परमाणु नहीं जिनके बीच में सहभाजन आबंध उपस्थित हो, वहां बोलते थे। अब यहाँ क्या बोलेंगे, दो समान परमाणु जिनके बीच में आबंध उपस्थित नहीं हो लेकिन वॉन डेर वाल आकर्षण बल उपस्थित हो, उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच के दूरी का आधा दूरी वॉन डेर वाल त्रिज्या कहलाएगा। बोलो दिक्कत है किसी को, आगे बढ़ सकते हैं। चलो देखा जाए, यहां पर जो हम लोग बात बोले इनर्ट गैस वाला वही यहां पे लिखा हुआ है, देख लो। सामान्यतः इनर्ट गैस रासायनिक आबंध का निर्माण नहीं करते हैं, इसी कारण से इनके परमाणु त्रिज्या को वॉन डेर वाल त्रिज्या के रूप में परिभाषित करते हैं। ध्यान रखना है, वॉन डेर वाल त्रिज्या को क्या कहते हैं, अक्रिय गैस त्रिज्या भी कहते हैं। दिक्कत है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आ जाए। यहां पर हम लोग अक्रिय गैस में अभी लिख रहे थे कुछ देर पहले हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, यहीं तक लिख रहे थे क्योंकि सामान्य अभिक्रिया में यही यूज आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन जो हैं ये तो कभी भी रासायनिक आबंध का निर्माण करते हुए नहीं देखे जाते हैं सामान्य अवस्था में। ध्यान रखना है, कभी भी रासायनिक आबंध, सॉरी क्रिप्टन बोल रहे हैं, आर्गन तक चलिए, यहां से कहा गया हीलियम, नियन, आर्गन कभी भी रासायनिक आबंध का निर्माण सामान्य कंडीशन में नहीं करते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्रिप्टन और जेनन जो है इसी ग्रुप का है, ये जो है फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, ध्यान रखना है, और सहभाजन आबंध बनाते हैं। कौन सा आबंध, सहभाजन आबंध बनाते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। हीलियम, नियन, आर्गन ये लोग अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये जल्दी की से आबंध नहीं बनाते हैं, नहीं। लेकिन क्रिप्टन और जेनन जो है ये फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और सहभाजन आबंध बनाते हैं। ध्यान रखना है, कारण होता है जैसे स्टेबल सब है, स्टेबल क्यों है, लेविस के अनुसार अगर देखो तो इन सबके बाहरी कक्ष में, हीलियम को छोड़ दो, सबके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं इन सबके बाहरी कक्ष में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को पढ़ाया जाता है 9th 10th से ही पढ़ते आते हैं, नहीं कि जिस परमाणु के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो वह परमाणु अस्थायी होता है, और जो परमाणु अस्थायी होता है वो दूसरे परमाणुओं से आबंध का निर्माण नहीं करता है। पढ़ते हैं कि नहीं, नहीं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इन सबके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्रिप्टन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, जेनन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अस्थायी है, ये भी अस्थायी है, फिर भी फ्लोरीन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। कारण क्या होता है भाई, इनका आकार, कारण क्या होता है इनका साइज, नहीं। जैसे नियन को देखो, तो नियन को देखोगे तो नियन के पास कक्षों की संख्या 2 होती है, नहीं। इसके पास 2 3 4 5, और जेनन का फोटो बनाओ, ये नियन का फोटो बनाए, ये हुआ। जेनन का फोटो बनाओगे तो जेनन के पास कक्षों की संख्या 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष वाला, इसका भी इलेक्ट्रॉन, ये भी अस्थाई है और ये भी अस्थाई है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन यहां पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, कम है, यहां पर दूरी कम है, अच्छा। यहां पर दूरी क्या है, दूरी ज्यादा है। तो अगर दूरी ज्यादा है तो यहां पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा। तो अगर आकर्षण बल कम होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन ठीक है स्टेबल है,
नहीं, लेकिन नाभिक से इसकी दूरी ज्यादा है तो नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर जो पकड़ होगा वो पकड़ क्या होगा, कमजोर होगा। इस कारण से जब फ्लोरीन और ऑक्सीजन, जिसको आपको याद होगा हम लोग फ्लोरीन को सुपरमैन ऑफ द पीरियोडिक टेबल कह रहे थे, नहीं, तो फ्लोरीन जब इसके नजदीक आता है तो वो इस बात का फायदा उठाता है कि अच्छा इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या है, कमजोर है, तो हम आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती खींच सकते हैं। नहीं, और फ्लोरीन के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ये क्या है आपका, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यानी इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। नहीं, तो ये जेनन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। क्यों खींच लेता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है, आकर्षण बल कम है, इसलिए फ्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन खींचने में सफल हो जाता है। लेकिन जब हम आते हैं नियन केस में, नहीं, तो नियन के पास अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा तो क्या ये नाभिक आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने देगा, नहीं निकलने देगा। ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर दूरी कम है, तो दूरी कम है तो यहाँ पे आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। तो नियन अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है या इलेक्ट्रॉन को साझा में भाग नहीं लेने देता है, लेकिन जेनन को भाग लेने का मन नहीं है, लेकिन जबरदस्ती लेना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है, इसमें दिक्कत है। तो वही बात हम लोग कहा जा रहा है कि अक्रिय गैस जो हैं इनके लिए वैन डर वाल्स त्रिज्या परिभाषित है, सही बात है, कब, जब ये आबंध नहीं बनाएंगे तब। लेकिन इसमें अक्रिय गैस में क्रिप्टन और जेनन ऐसे परमाणु हैं, नहीं, जो आबंध का निर्माण, सहसंयोजी आबंध का निर्माण कर लेते हैं। तो इन लोगों के लिए, सिर्फ इन दोनों के लिए सहभाजन त्रिज्या भी परिभाषित होती है। ध्यान रहेगा, हम लोग क्या बोले, वैन डर वाल्स त्रिज्या अक्रिय गैसों के लिए परिभाषित है, क्योंकि अक्रिय गैस आबंध का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अक्रिय गैसों में दो ऐसे परमाणु हैं, क्रिप्टन और जेनन, जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ सहभाजन आबंध का निर्माण करते हैं। इसलिए क्रिप्टन और जेनन के लिए सहभाजन त्रिज्या भी परिभाषित होती है। याद रहेगा, सिर्फ दो ऐसे हैं जिनके लिए सहभाजन त्रिज्या भी परिभाषित होगा। आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, शेयरिंग यहां समझना है, वो खींच लेने का मतलब होता है पूर्णतः ग्रहण कर लेना, वो खींच के शेयरिंग करता है, यानी आपको स्टेबल बनाए रखेगा लेकिन आप ही के इलेक्ट्रॉन में हमको हिस्सा चाहिए। समझ रहे हैं, शेयरिंग का मतलब ऐसा होता है, जैसे आपका मोटरसाइकिल आपका है, नहीं, ठीक है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, आप ही के घर पर रहेगा, आप ही यूज कीजिएगा, लेकिन कभी कभी जो हमको भी जरूरत पड़े तो दे दीजिएगा। बस में रहे, नहीं, अब आप क्या हुआ कि आप लिहाजे मरे जा रहे हैं, नहीं, अब हम टीचर हैं, आपसे बोल रहे हैं कि थोड़ा दीजिएगा मोटरसाइकिल, थोड़ा काम है, नहीं, तो आप स्टेबल हैं, आपके पास बाइक है, आपका सब कुछ है, आप स्टेबल हैं, लेकिन नहीं होता कि जैसे ठीक है मेरा ही ना है, कुछ जगह ले जा रहा है, नहीं, तो आप पूर्णतः नहीं दे दिए हैं, इसलिए आप अनस्टेबल नहीं होंगे। अनस्टेबल जेनन कब होता, जब ये कंप्लीट डोनेट कर देता, नहीं, दे देता फ्लोरीन को और भूल जाता, तो वो देता पूर्णतः नहीं है, दिया है, नहीं, यानी पकड़ उसी का है। फ्लोरीन अपने लिए बस गिनवाता है कि देखिए मेरे पास भी है, नहीं, जैसे आपका बाइक हम ले गए, हम कहें कि मेरा ही है, नहीं, एक्चुअली मेरा है नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मेरा ही है, बस में आ रहा है, तो हम अपने आप को स्टेबल फील करवा रहे हैं लेकिन स्टेबल है नहीं, ठीक है, दोनों में फर्क होता है, इसीलिए हम सहसंयोजी आबंध बोले, आयनिक आबंध नहीं बोले, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन अगर मन में हो तो अपना क्वेश्चन पूछते चलना है। रेडॉन्स और रेडियो सक्रिय तत्व है तो उसका नाभिक अस्थायी होता है, वो जल्दी नॉर्मल कंडीशन में आबंध का निर्माण नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है, जैसे इसमें का फ्रांसियम रेडियो सक्रिय तत्व है, नहीं, जनरली जो ग्रुप 7 पीरियड 6 पीरियड के जो भी तत्व होते हैं ना वो रेडियो सक्रिय होते हैं, तो वो सामान्य अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनका नाभिक ही फट जाता है, नहीं, तो जिनका नाभिक टूट चुका है, नहीं, वो लोग सामान्य अभिक्रिया में या समान तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। अब वैन डर वाल्स त्रिज्या को एक और तरीके से परिभाषित किया गया है, नहीं, मॉलिक्यूल के रूप में, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखा जाए
जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, देखो तो हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, नहीं यहां पर भी एक H2 मॉलिक्यूल है, दो को H2 मॉलिक्यूल ले ली, ठीक है। अच्छा, ये जो H2 है वो बना हुआ कैसे, H से, ये कैसे बना होगा, ऐसे ही बना होगा, नहीं। अच्छा, इसका कुछ मास होगा कि नहीं होगा, एक हाइड्रोजन का मास एक, तो दो हाइड्रोजन का मास दो, इसका मास मान लेते हैं कि 2 है, 2mu, और इसका भी मास कितना है, 2mu ले लिए। अच्छा, इनके मास के कारण इनके बीच में आकर्षण होगा कि नहीं होगा, होगा। इनके बीच में मास के कारण 2mu 2mu, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स या वंडरवाल आकर्षण बल बोल सकते हैं कि नहीं। मास के कारण, मास के कारण दो पदार्थों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स, वंडरवाल आकर्षण बल। तो यहाँ पर ये परमाणु है, ये अणु है, ये अणु है, इसका कुछ मास है, इसका भी कुछ मास है, तो इनके बीच में एक आकर्षण बल लगेगा, नहीं मास के कारण, उस आकर्षण बल को वंडरवाल आकर्षण बल कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन परमाणु कैसा होगा, गोलाकार होगा, नहीं तो हम इसका फोटो बनाते कि मान लो ये हाइड्रोजन परमाणु है जो कि गोलाकार है, फिर बॉन्ड है यानी सटा हुआ है, देख लो H बॉन्ड H, H बॉन्ड H सटा हुआ है, ठीक है। अब चलो यहां आ जाओ, ये हो गया H और फिर आ गया H, देखो तो H बॉन्ड H, H बॉन्ड H, ये हो गया, फिर देख लो H बॉन्ड H, बोलो दिक्कत है, ले लिए, यहां भी H2 आ गया, यहां भी H2 आ गया। अब इन दोनों अणुओं को ध्यान रखना, ये भी ठोस अवस्था में है और ये भी ठोस अवस्था में है, जनरली H2 गैस बोलते हैं, H2 गैस बोलते हैं, नहीं लेकिन इन गैसेस को हम लोग किस अवस्था में बदल दिए हैं, ठोस अवस्था में, बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करके गैस को ठोस में बदला जा सकता है। तो हम इसको भी ठोस बदल दिए हैं और इसको भी ठोस में बदल दिए हैं। एक बर्तन में दोनों को रखे, नहीं अब इन दोनों को उतना नजदीक ला देंगे, इन दोनों को उतना नजदीक ला देंगे कि इनके बीच में वंडर वाला आकर्षण बल लगने लगे। तो हम इतना नजदीक इनको ला दिए हैं कि इनके बीच में वंडर वाला आकर्षण बल लगने लगा। अच्छा, वंडर वाला आकर्षण बल के कारण क्या दोनों आपस में सट जाएगा, नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं वंडर वाला आकर्षण बल के कारण एक परमाणु से परमाणु में सटता नहीं है, कोई आबंध का निर्माण नहीं करता है। अब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में हमको वंडर वाला आकर्षण बल लग रहा है, क्या लग रहा है, वंडर वाला आकर्षण बल लग रहा है। अब बोल देगा क्या तुमसे कि हाइड्रोजन का वंडर वाल त्रिज्या बताओ, नहीं तो दिमाग में आएगा सर तो पढ़ाए हैं कि वंडर वाल त्रिज्या अक्रिय परमाणु के लिए परिभाषित होता है, नहीं कहे कि वंडर वाल एक ऐसा आकर्षण बल है जिसके कारण आबंध का निर्माण नहीं होता है, नहीं, और आबंध का निर्माण आवर्त सारणी में कौन नहीं करता है, अक्रिय गैस। तो वंडर वाल त्रिज्या तो अक्रिय गैसों के लिए परिभाषित है। आप बुक में बोल रहा है क्या कि हाइड्रोजन के लिए वंडर वाल त्रिज्या बताओ कैसे परिभाषित होगी, नहीं तो हाइड्रोजन के लिए जब पूछेगा तो अब यहां पर ये केस आएगा, यानी हाइड्रोजन का एक अणु ठोस अवस्था में, हाइड्रोजन का दूसरा अणु ठोस अवस्था में, दोनों अणुओं को नजदीक ला दिए कि ताकि उनके बीच में वंडर वाला आकर्षण बल लगने लगा। अब इनके बीच में, इस परमाणु के बीच में और इस परमाणु के बीच में वंडर वाला आकर्षण बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। अब इन दोनों के नाभिकों के बीच का दूरी ले लीजिए और ये जो नाभिक के बीच का दूरी होगा d, इस दूरी का आधा कर दीजिए तो यहां से क्या निकल जाएगा, वंडर वाल रेडियस निकल जाएगा, नहीं तो ये हाइड्रोजन का वंडर वाल रेडियस हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है, कर सकते हैं, नहीं। अब हाइड्रोजन के लिए कोवैलेंट रेडियस भी पढ़े हैं, तो कोवैलेंट रेडियस कैसे निकलता, सोचो H2 एक अणु लेते, एगो हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इन दोनों के नाभिकों के बीच का दूरी, ये कौन सा बॉन्ड बना है इनके बीच में, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब इनके बीच में यहां कोवैलेंट बॉन्ड बना है। अब कोई बोलता है कि ये भाई हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, कोवैलेंट रेडियस बताइए, तो इस दूरी का कोवैलेंट बॉन्ड का आधा करेंगे, नहीं तो यहां पर आपका जो निकलेगा, यहां भी अगर आपका ये D1 मान लीजिए कुछ अलग रहेगा, नहीं तो यहां पर आप निकालिएगा R कोवैलेंट, तो R कोवैलेंट का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का आधा कीजिए तो कितना होगा, D1/2। और यहां पर जो आप आधा किए हैं, ये इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, अभी कौन सा आकर्षण बल लग रहा है,
वंडरवाल, ये है कोवैलेंट बॉन्ड, यहां से लेकर यहां तक कोवैलेंट बॉन्ड, और यहां से यहां तक वंडरवाल आकर्षण बल। तो इस वंडरवाल आकर्षण बल का आधा कर दीजिए, तो अब क्या निकलेगा? वंडरवाल त्रिज्या। दिमाग में कोनो बात गया कि कुछ नहीं गया? ध्यान रहेगा। यानी कि वंडरवाल त्रिज्या जो है, नहीं, ये दूसरे परमाणुओं के लिए, यानी जो सहभाजन बॉन्ड बनाते हैं उनके लिए भी परिभाषित हो सकता है, नहीं, उनके लिए भी परिभाषित हो सकता है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। जैसे अभी जो एग्जाम्पल हम लोग बता रहे थे, उसी एग्जाम्पल को यहां पर दिखाया गया है, ध्यान से देखो। ये क्या है? एक गोल जो घिरे हुए हैं, क्या है? क्लोरीन। ये क्या है? क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में यहां जो बॉन्ड खींचे हुए हैं, ये वाला बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। नहीं, देख लो भाई, यहां से लेकर यहां तक ये है कोवैलेंट बॉन्ड। इस कोवैलेंट बॉन्ड का वैल्यू दिया है 198 पिकोमीटर। ये याद नहीं करना है, ये एक्सपेरिमेंटल दिया रहता है ना सर, ध्यान रखिएगा। तो ये यहां से यहां तक जो दिया हुआ है, ये आपका है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड का लेंथ दिया हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड का लेंथ दिया हुआ है, ठीक। अब कोई बोल दिया कि बाबू कि कोवैलेंट रेडियस निकालो, आर का मतलब रेडियस, कौन सा रेडियस? तो किसका आधा करेंगे? 198/2, तो जो कि आ जाएगा 99 पिकोमीटर, जो पिछले क्लास में हम लोग निकाले थे। इसमें दिक्कत है? अब चलो, ये एक क्लोरीन का अणु हो गया, Cl हो गया। यहां आ जाओ, Cl, ये भी कितना है? 198। तो अगर इसका आधा करेंगे तो कौन सा रेडियस निकलेगा? कोवैलेंट रेडियस। अब इन दोनों को हम इतना नजदीक ला दिए, ये Cl2 हो गया, ये Cl2 हो गया, इन दोनों को उतना नजदीक ला दिए कि इनके बीच में, इनके और इनके बीच में कौन सा आकर्षण बल लगने लगा? वंडरवाल आकर्षण बल लगने लगा। अब वंडरवाल आकर्षण बल के कारण, वंडरवाल आकर्षण बल के कारण इन दोनों परमाणुओं के बीच का दूरी कितना है? 360 पिकोमीटर। तो अगर हमको कोई कहता है कि बाबू इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच का वंडरवाल त्रिज्या बताओ, यानी आर मतलब रेडियस, भंड लिख दिए, मतलब भंड नहीं, ठीक नहीं लग रहा है, भंडर नहीं, शॉर्ट फॉर्म में बड़ा लंबा है नहीं, तो ये वंडरवाल। अब वंडरवाल त्रिज्या निकालना है तो हम क्या करेंगे? 360/2 करेंगे, नहीं तो ये कितना आएगा? 180 पिकोमीटर। ये वैल्यू देख के भी लग रहा है, ध्यान दो, नहीं, कि जो कोवैलेंट रेडियस होता है वो छोटा होता है, और दो परमाणुओं के बीच में जो वंडरवाल रेडियस होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। नहीं, क्योंकि कोवैलेंट रेडियस यानी कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड यानी परमाणुओं के बीच में आकर्षण ज्यादा, आकर्षण ज्यादा तो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी कम नहीं होगी भाई। और यहां पर वंडरवाल रेडियस कमजोर होता है, वंडरवाल आकर्षण बल क्या होता है? कमजोर होता है, तो उसके कारण से परमाणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होगी। जब दूरी ज्यादा होगी तो त्रिज्या भी क्या आएगा? बड़का आएगा। बुझा रहा है? बोलो, पीछे वाला गधा सब नहीं बोल रहा है, बुझा रहा है नहीं सर? अभी नहीं कि अब सर बोल रहे हैं कि बुझा रहा है कि नहीं, तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं, बुझाए चाहे मत बुझाए, यह सर का हुंकार पार दे, नहीं, बुझाए तबे हुंकार पारना है, देखा जाए। जस्ट हाइड्रोजन का जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे, वो एग्जाम्पल यहां पर दिखाई दे रहा है। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का परमाणु बनाया गया। तो ये 74 पिकोमीटर दिया हुआ है, ये कौन सा बॉन्ड है? ये बाबू तुमको कोवैलेंट बॉन्ड है, ध्यान रखना है। तो इसके आधार पर तुम आर कोवैलेंट निकाल सकते हो, नहीं, यानी कोवैलेंट त्रिज्या, जो कि तुमको आ जाएगा 74/2 आएगा, नहीं, कितना आ जाएगा? 33 पिकोमीटर तुमको वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक H2 है और ये एक H2 है, इन दोनों को हम इतना नजदीक ला दिए कि इनके बीच में वंडरवाल आकर्षण बल लगने लगा, ये लगने लगा वंडरवाल आकर्षण बल। अब वंडरवाल आकर्षण बल लगने लगा, अब वंडरवाल आकर्षण बल के कारण इन दोनों के नाभिकों के बीच का दूरी कितना आ गया? 240 पिकोमीटर। तो इसका आधा करेंगे तो हमको क्या निकलेगा? आर वंडरवाल निकलेगा। तो आर वंडरवाल 240 और बट्टा में कितना करेंगे? 2, कितना आ जाएगा?
बोलो दिक्कत है? तो यहां से भी तुमको दिखाई दे रहा है कि जो कोवैलेंट रेडियस है वो क्या है, छोटा है, और जो वैन वाल रेडियस है वो क्या है, बड़ा है। नहीं तो हाइड्रोजन का ही आप कोवैलेंट रेडियस भी निकाल सकते हो, कोवैलेंट बॉन्ड का आधा करके। नहीं, और हाइड्रोजन का ही वैन वाल रेडियस भी तुम निकाल सकते हो। उनके बीच में वैन वाल आकर्षण बल के कारण वैन वाल आकर्षण बल के कारण दोनों नाभिकों के बीच के दूरी का आधा दूरी करके तुम वैन वाल त्रिज्या भी निकाल सकते हो। परेशानी है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो देखा जाए। ये लिख रहा है कंपैरिजन ऑफ कोवैलेंट रेडियस एंड वैन वाल रेडियस। बताइए क्या कंपैरिजन करना है? साफे समझ में आ रहा है नहीं कि वैन वाल रेडियस क्या होगा, वैन वाल रेडियस बड़ा होगा और कोवैलेंट रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। नहीं, कोई पूछता है क्यों, तो आप कारण बता सकते हैं। आपको कारण क्या लिखना है कि कोवैलेंट बॉन्ड जब दो परमाणुओं के बीच बनता है तो वहां पर दोनों परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है, जिसके कारण दोनों परमाणु एक दूसरे के ज्यादा नजदीक चले आते हैं। नहीं, जब ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो उनके नाभिकों के बीच का दूरी कम हो जाएगा। नाभिकों के बीच का दूरी कम होगा तो निश्चित रूप से कोवैलेंट त्रिज्या का मान भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। वैन वाल रेडियस यानी वैन वाल आकर्षण बल, तो वहां पर बोलेंगे कि दो परमाणुओं वैन वाल आकर्षण बल एक कमजोर प्रकृति का आकर्षण बल होता है। इस आकर्षण बल के कारण दो परमाणु आपस में बहुत नजदीक नहीं आ पाते हैं। तो बहुत नजदीक नहीं आ पाएंगे तो उनके नाभिकों के बीच का दूरी ज्यादा होगा। नाभिकों के बीच का दूरी अगर ज्यादा होगा तो त्रिज्या का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया? लिखा जाएगा तो ये लिख के लाना है इसका आंसर। चलिए, अरे तो बिहान बंद रहेगा तो फिर खुलेगा ना? नहीं, समझते हैं हम लोग का लैंग्वेज इतना ना अच्छा है कि इसका कोनो हद हिसाब नहीं है। नहीं, अब कल को हम लोग क्या बोलते हैं, बिहान दिखाई दे रहा है तो लौकाई दे रहा है, नहीं बोलते हैं। लोग बोलते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, लौक रहा है कि नहीं लौक रहा है। हिंदी में पूरा भोजपुरी मिला के हम लोग बोलते हैं। हाँ, और उसके बाद हर एक चीज को कैसे बोलते हैं, चाप के बोलते हैं। हम लोग आदत है, इसीलिए बिहारी भाषा तुरंत पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा जाता है। जैसे कैसे हम लोग ऑर्गेनिक में बोलते हैं तो मिथाइल जबकि एक्चुअली क्या है, मेथिल। इथाइल जबकि क्या है, एथिल। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोग एकदम बोल देते हैं, पहचान में आ जाएगा पहले ही। कोई बोलेगा CH3 लिखा है, बोलो क्या है, तो हम लोग बोलते हैं मिथाइल है। मिथाइल थोड़े ना है, मेथिल है। नहीं, हम लोग C2H5 लिखते हैं तो क्या है, एथिल है, लेकिन हम लोग बोलते हैं इथाइल। बस में रहा, लैंग्वेज बिगड़ल है हम लोग का। देखा जाए देखा जाए मेटालिक रेडियस, ध्यान समझे। मेटालिक रेडियस यानी कि धात्विक त्रिज्या, ध्यान समझिए। धातु के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करो, यहां पर ध्यान दो। जैसे मान लो हम लोग सोडियम धातु लेते हैं, ध्यान से देखो, सोडियम धातु प्लेट, एक सोडियम के धातु का प्लेट हम ले लिए, ठीक है। अब सोडियम के धातु का जब तुम प्लेट लोगे तो होता क्या है कि सोडियम के धातु के प्लेट में बहुत सारा सोडियम का कण होगा। नहीं, अब वो कण कैसे रहता है, ऐसे रहता है, देखो Na प्लस इलेक्ट्रॉन, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, Na प्लस, फिर आ जाओ इलेक्ट्रॉन, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर हम लोग का Na प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर हम लोग का यहाँ पर Na प्लस इलेक्ट्रॉन, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पर Na प्लस। ये कुछ सजावट है। नहीं, ये सोडियम के बारे में आप तुम जानते हो, सोडियम परमाणु संख्या 11। आप जब इसका विन्यास लिखते हो ऐसे 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ऐसा लिखते हैं, तो ये जो बाहरी कक्ष है इसी का ना एक इलेक्ट्रॉन ये है। ये एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहां पर हम Na प्लस लिखे हैं, आइए जो एक इलेक्ट्रॉन लिखे हैं वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, बाहरी वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है। Na प्लस के बगल में हमें जो इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, इस पे एक माइनस चार्ज है, ये इस सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना है, ठीक है।
तो सजावट कुछ ऐसा रहता है, सोडियम का धातु प्लेट लीजिएगा तो सजावट कुछ ऐसा रहेगा। क्यों ऐसा लिखा जाता है? नहीं, सोडियम को यहाँ उदासीन काहे नहीं लिखता है? नहीं, तो उदासीन इसलिए नहीं लिखता है क्योंकि सोडियम प्लेट को, यानी किसी भी मेटल प्लेट का खासियत होता है कि मेटल प्लेट जो होते हैं वो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। नहीं, तो विद्युत धारा के सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल के जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो मेटल के बाहरी कक्ष में नहीं रहते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, पूरे मेटल में मूव करता रहेगा। यानी यह इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, नहीं यहां जगह खाली होगा तो इसको ये पूरा करेगा, नहीं ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, नहीं यहां जगह खाली होगा तो ये कहीं पूरा करेगा, इसका जगह खाली होगा तो ये पूरा करेगा, तब तक ये फिर लौट के यहां जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि मेटल के अंदर कोई भी अगर मेटल दिया हुआ है तो उसके बाहरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो मेटल के अंदर, इसमें नहीं रहता है, नहीं वो बाहर रहता है। और ये पूरे प्लेट में, आपका जो प्लेट आप सोडियम का लीजिएगा उस पूरे प्लेट में वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। नहीं, इस घूमने के कारण ही आपका मेटल चमकता है। मेटल में जो लस्टर होता है वो लस्टर क्यों होता है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, जब वो मूव करेंगे ना, नहीं तो वो लस्टर उत्पन्न करते हैं, ध्यान रखना है, चमक उत्पन्न करते हैं। ये भी एक कारण होता है जो आप आगे पढ़िए, कलर ऑफ मेटल्स, क्यों कलर शो करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, तो ये बात पहले समझ में आया। चलो अब ध्यान से देखो, हम इस एक इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, हम यहां लिख रहे हैं, देखो ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज? अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन के बगल में देखो Na+, ऊपरों Na+ और नीचे हूं Na+, ध्यान दो, Na+, कुछ ऐसा सजावट है। हम एक इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ का सजावट लिख दिए। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, इस सब पर क्या चार्ज है? प्लस चार्ज। नहीं, तो देखो इस इलेक्ट्रॉन को ये सोडियम चाहेगा कि हम खींच ले, नहीं। अच्छा, इसी इलेक्ट्रॉन को ये सोडियम भी चाहेगा कि हम भी खींच ले, इसी इलेक्ट्रॉन को ये भी चाहेगा कि हम भी खींच ले, इसी इलेक्ट्रॉन को ये भी चाहेगा कि हम भी खींच ले। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बस में आ रहा है? सब जो है इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। जबकि अगर पूछा जाए कि ये सोडियम इस सोडियम को आकर्षित करेगा कि विकर्षित करेगा? विकर्षित, क्या है कि इस पर भी धन आवेश, इस पर भी धन आवेश, नहीं। लेकिन एगो इलेक्ट्रॉन जो बीच में है, इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण जितना धन आवेश है ये सब आपस में सटा हुआ है। क्या कि सोच रहा है कि हम छीन ले तो हम छीन ले, छीना किसी से नहीं रहा है, जा रहा है, छीन कोई नहीं पा रहा है। क्या कि हर तरफ बल क्या है? बराबर। जितना ताकत से इस आप खींचेंगे उतना ही ताकत से यो खींच रहा है, जितना ताकत से ऊपर वाला खींच रहा है उतना ही ताकत से नीचे वाला खींच रहा है, नहीं। तो खिंचाया किसी से नहीं। लेकिन इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण इस सब Na+ आपस में सटा हुआ है कि नहीं सटा हुआ है? सटा हुआ है। यहां पर अब ध्यान दो, अब यहां अलग लिखते हैं, देखो एक Na+ को लिख रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन को लिख रहे हैं, ठीक है। और हम लोग यहां पर एक और Na+ को लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब Na+ का अगर फोटो बनाए तो मान लो कि ये हमारा सोडियम है, नहीं, एगो इलेक्ट्रॉन बीच में फंस गया है, नहीं दबा गया है इन दोनों के बीच में, बस में आ रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच रहा है, नहीं। सोचो, इस सोडियम पर प्लस चार्ज, इस सोडियम पर भी प्लस चार्ज। अब ये बताओ कि ये अलग हो जाएगा, ये अलग होगा? जब तक ये इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा ये अलग नहीं हो सकते हैं, नहीं, ध्यान रखना है। और इस ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक हटेगा तो इसके हटते ही दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां ऑक्युपाई कर लेता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी कारण से यहां से हटा, नहीं, तो तुरंत इस जगह को दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑक्युपाई कर लेता है, ध्यान रखना है। तो इस कारण से Na+ और Na+ आपस में सटे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? दिक्कत है? नहीं। तो जिस आकर्षण बल के कारण, अब ध्यान सुनो, हम लोग को बताया जा रहा है धात्विक आबंध किसे कहते हैं, नहीं, धात्विक आबंध। तो जिस आकर्षण बल के कारण दो धातु आयन, जबकि दोनों पर समान आवेश है, जिस आकर्षण बल के कारण दो धातु आयन आपस में चिपके रहते हैं, जिस आकर्षण बल के कारण दो धातु आयन आपस में चिपके रहते हैं, उसी आकर्षण बल को धात्विक आबंध कहते हैं। क्योंकि आकर्षण बल का मतलब क्या है? आबंध। बात समझ में आ रहा है? तो जिस आकर्षण बल के कारण दो धातु आयन आपस में चिपके रहते हैं, उसी आकर्षण बल को धात्विक आबंध कहते हैं,
नहीं। अब कौन सा आकर्षण बल इनके बीच में लगता है? तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। नहीं, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, इस पर क्या चार्ज है? माइनस चार्ज। तो प्लस और माइनस के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, इस आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। बोलो, बोल सकते हैं? नहीं, तो इनके बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। ठीक है। अब कोई बोलता है कि बाबू धात्विक त्रिज्या परिभाषित कर दो। नहीं, तो देख लो, जैसे सहभाजन त्रिज्या परिभाषित करते थे वैसे ही धात्विक त्रिज्या को भी परिभाषित करेंगे। क्या बोलेंगे? दो समान धातु, दो समान धातु आयन, दो समान धातु आयन जिनके बीच में धात्विक आबंध बना हो, नहीं, जिनके बीच में धात्विक आबंध बना हो, उन दोनों के नाभिकों के बीच के दूरी का आधा दूरी धात्विक त्रिज्या कहलाता है। ऐसा बोल सकते हैं। सेम सहभाजन त्रिज्या की तरह है कि नहीं है? है। आइए, किसके लिए परिभाषित होगा? धातुओं के लिए, क्योंकि धातु ही धात्विक आबंध का निर्माण करते हैं। बोल दीजिएगा परिभाषा, दिक्कत है? अब चलिए कंपैरिजन कीजिए तीनों का। नहीं, तो सबसे बड़ा वैन डर वाल रेडियस होगा, उसके बाद धात्विक त्रिज्या होगा, और सबसे छोटा कोवैलेंट रेडियस। क्योंकि कोवैलेंट रेडियस में क्या होता है कि दो परमाणु जो है वो आपस में, दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं, मिक्स करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई भी चीज आप शेयरिंग कीजिएगा ना, जब भी कोई चीज आप शेयरिंग कीजिएगा तो उस शेयरिंग वाले चीज पर दोनों आदमी बराबर पकड़ बनाए रखना चाहता है, यानी दोनों का हमेशा ध्यान बना रहेगा। जैसे कोनो बिजनेस आप करते हैं, 50,000 आप लगाया, 50,000 आपका दोस्त लगाया, नहीं, तो धंधा पर अगर 9 बजे पहुंचना है तो दोनों आदमी एकदम एक्यूरेट 9 बजे पहुंच जाएगा, ताकि दोनों का रुपया लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? कहीं वो बेसी मत बेच दे, नहीं, चाहे बेसी रुपया मत रख ले। तो इसलिए अब एकदम सहभाजन शेयरिंग वाला जो होता है ना, उसमें दोनों का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पे पूरा रहता है, नहीं, तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के कारण इस इलेक्ट्रॉन को ही छीन रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ही छीन रहा है, नहीं, तो क्या ये दोनों का, ये दोनों जो है आपस में पूरा सटा हुआ है? नहीं, ये पूरा आपस में नहीं चिपका हुआ है। ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण ये आकर्षित हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इस आकर्षण बल का मान वैन डर वाल आकर्षण बल से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। वैन डर वाल से, वैन डर वाल से ज्यादा है। धात्विक, अरे गधा सब, धात्विक आकर्षण बल वैन डर वाल आकर्षण बल से क्या है? ज्यादा है। ताकि वैन डर वाल में तो मास के कारण लगता है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस के कारण लग रहा है, तो ये आकर्षण बल वैन डर वाल आकर्षण बल से ज्यादा है, लेकिन कोवैलेंट आकर्षण बल से कम है। तो इस कारण से जहां आकर्षण बल ज्यादा, उसकी त्रिज्या सबसे छोटी, तो सबसे छोटी त्रिज्या कोवैलेंट, उससे बड़ा मेटालिक, और सबसे बड़ा वैन डर वाल। दिमाग में बात गया? तो वही सब हम लोग को यहाँ पर सब लिखा हुआ है, तो ये सब हम लोग को पढ़ना है। धात्विक त्रिज्या का परिभाषा जो हम बता दिए, लिखा हुआ है इसमें, नहीं, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हम बताए यहाँ पर वो सब पॉइंट आप इसको पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। बस एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए ताकि ये खत्म हो जाए। देखा जाए, मेटालिक रेडियस सोडियम का देख रहे हैं कितना दिया हुआ है? 186 पिकोमीटर। ठीक है, सोडियम मेटल है, ये मेटालिक रेडियस ही बनाता है। लेकिन अगर सोडियम को वेपर में कन्वर्ट किया जाए, नहीं, और उनके बीच में शेयरिंग कराने की कोशिश किया जाए, कोवैलेंट रेडियस बनाने की कोशिश किया जाए, तो कोवैलेंट त्रिज्या का मान देख लो सोडियम का 154, नहीं, तो सोडियम का ही मेटालिक रेडियस कितना, कोवैलेंट रेडियस 154। यहां आ जाओ, मेटालिक रेडियस पोटासियम का 231, इसी पोटासियम का कोवैलेंट रेडियस, तो ये कम है कि ज्यादा है? तो कोवैलेंट रेडियस कम होता है और मेटालिक रेडियस क्या होता है? ज्यादा होता है। इसमें दिक्कत है? सेम वही एग्जांपल दिया है, मेटालिक रेडियस कॉपर का 128, नहीं, मेटालिक रेडियस कॉपर का, यानी कॉपर और कॉपर के बीच में अगर मेटालिक बॉन्ड बनाया जाए तो उनके नाभिकों के बीच के दूरी का आधा दूरी कितना आता है? 128। बात समझ में आ रहा है? और वही कोवैलेंट बॉन्ड उनके बीच बनाने की कोशिश करोगे तो उसका वैल्यू जब निकालो तो कितना आता है? 117। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये ऐसा वैल्यू नहीं है कि सर अपना मन से रख दिए हैं, ये सब दिया रहता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बुझा रहा है ना? और एक्यूरेट वैल्यू है, सही वैल्यू है जो हम लोग को दिया रहता है। ठीक है, तो उन वैल्यू से क्या पता चल रहा है कि कोवैलेंट रेडियस छोटा और मेटालिक रेडियस बड़ा। चलिए, वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा, मेटालिक रेडियस उससे छोटा, और कोवैलेंट रेडियस
रेडियस का कहानी अभी खत्म हुआ, यानी कि हम लोग रेडियस के बारे में समझे। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो त्रिज्या को प्रभावित करते हैं। नहीं, यानी हम लोग अब कंपेयर करेंगे कि हमको 4-5 को धातु दे दिया गया, कोई और धातु दे दिया गया और कहे बताओ किसका त्रिज्या ज्यादा किसका त्रिज्या कम, तो कैसे कंपेयर करेंगे वो अब हम लोग सीखेंगे। पहले त्रिज्या का परिभाषा सबको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ कल बंद है।